छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है कार्टून। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को कार्टून की असली पहचान कराना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है कि कैसे एक छोटी सी तस्वीर समाज और राजनीति पर एक तेज प्रभाव डाल सकती है। तीसरा उद्देश्य कार्टून के इतिहास के माध्यम से उसके विकास को समझना। चौथा उद्देश्य है सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य के जरिए लोगों को जागरूक कराना। अंतिम उद्देश्य पत्रकारिता में कार्टून के महत्व को दिखाना। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। कार्टून एक ऐसी चित्रकला है जो समाज के अच्छे बुरे पक्षों को एक साहसिक और विनोदपूर्ण रूप में सामने लाता है। व्यंग्य चित्रकार अपने रंग ब्रश के माध्यम से समाज और मानव के रूप रंग को ऐसा चित्र में उतारता है जो हंसते हंसते सच कह जाता है। लोकतांत्रिक देशों में व्यंग्य चित्रकार एक तरह से जनमानस की आवाज़ बन जाते हैं। यह चित्र सकारात्मक विरोध का रूप ले लेते हैं, जिसमें राजनीति, समाज और व्यवस्था पर नरमी से तीखा प्रहार किया जाता है। राजनीति के स्तर और नीरस वातावरण में इन रेखा चित्रों ने रचनात्मक रंग भर दिए हैं। एक ही रंग में बना चित्र हमारे बहुरंगी जीवन की असली तस्वीर दिखा देता है। आजकल लोग उन पत्र पत्रिकाओं को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें प्रतिदिन व्यंग्य चित्र छपते हैं, क्योंकि एक छोटी सी रेखा भी कभी कभी बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। कार्टून केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश देने वाला विषय है। रेखा चित्र के माध्यम से ये व्यक्ति को जानकारी देने में सक्षम होता है। ये बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके लिए रोचक और संवेदनशील माध्यम बन गया है। छात्रों, आइए अब हम कार्टून के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिस्र, चीन और भारत जैसे प्राचीन सभ्यताओं में चित्रों के जरिए मजाक, विनोद और सामाजिक सोच व्यक्त करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। लगभग 2000 साल पुरानी मनजात बिती चित्र श्रृंखला में हुमायूं के बेहतरीन व्यंग्य चित्र मिलते हैं, जिसमें मोटे पेट वाले लोग, दासियाँ और अन्य अजीबोगरीब पात्र दिखाई देते हैं जो उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। मुगल काल के दौरान मंदिरों के भित्ति चित्रों और हाथ से लिखी ग्रंथों में भी कुछ जगह व्यंग्य और मजाक से भरे चित्र मिलते हैं। मृगाऊ संहिता जैसे पुराने ग्रंथों में भी व्यंग्य चित्रों का वर्णन मिलता है। यह सब दिखाता है कि कला के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भाव और समय की सत्ता के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता रहा है। 15वीं शताब्दी में इटली में चित्र के माध्यम से विरोध व्यक्त करने की एक नई परंपरा ने जन्म लिया। रोमन एकेडमी के मुखिया अनिवल कैरेस्ट ने पोप के विरुद्ध कुछ खास चित्र प्रदर्शित किए थे। तब इटली में ऐसे चित्रों को कैरिकेचर कहा जाता था, जहां किसी व्यक्ति के शारीरिक या व्यक्तित्व के पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर विनोद के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये चित्र सामाजिक और धार्मिक व्यंग्य का एक जरिया बन गए थे। फ्रांस ने इस कला को अपनाया और इससे सुर भी लोकप्रिय बनाया। बाद में इंग्लैंड ने इस व्यंग्य चित्रकला को कार्टून का नाम दिया। पहला कैरिकेचर और कार्टून अलग अलग अर्थ रखते थे, लेकिन समय के साथ इनमें अंतर कम होता गया और दोनों का प्रयोग
एक जैसे संदर्भ में होने लगा। कार्टून एक ऐसी कला है जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर हास्य के माध्यम से गहरा प्रभाव डालती है, जबकि कैरिकेचर किसी व्यक्ति के रूप, शैली या आदतों को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जिसे देखते ही लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कड़वा सच भी छुपा होता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार विलियम हॉगरैथ 1697 से लेकर 1764 ने की ऐसे चित्र बनाए जो न सिर्फ मजाक भरे थे बल्कि समाज पर प्रभाव डालने वाले थे। उन्हें ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकला का जनक माना जाता है। उनकी रचनाएं आज भी लंदन के प्रसिद्ध संग्रहालय में सुरक्षित है। फ्रांस में चारिवरी नामक पत्रिका में पहली बार रोजना व्यंग्य चित्र छपने लगे। इसके सफल होने के बाद इंग्लैंड में सन 1841 में पंच पत्रिका का आरंभ हुआ। यह पत्रिका व्यंग्य और हास्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रहार करती थी। पंच के पत्रकार जॉन लीच ने लगभग 3000 व्यंग्य चित्र बनाए जो आज भी लोगों को हंसने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज भी इंग्लैंड में डेविड लो, फोगासे, E.H. शेफर्ड जैसे कई प्रसिद्ध चित्रकार व्यंग्य के माध्यम से समय की सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं। ये सब सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि समाज के सार्थक आईने हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में पंच से प्रेरणा लेकर कई अन्य देशों में भी व्यंग्य चित्र सामयिक पत्रिकाएं निकालने लगी। भारत में हिंदी पंच, मानस में शिप, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पंच और अहमदाबाद से गुजराती पंच जैसे पत्रिकाएं लोकप्रिय हुई। भारत में व्यंग्य चित्र कला का सफर हिंदी पंच से हुआ, जो 19वीं सदी के अंतिम चरण और 20वीं सदी के आरंभ में लोगों के बीच काफी प्रचलित हुआ। यह पत्रिका राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य के साथ माध्यम से लोक जागरण का काम करती थी। इसने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के विरुद्ध कठोर लेकिन हास्यपूर्ण प्रहार किया। 1935 के आसपास हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान में श्री शंकर के व्यंग्य चित्र प्रकट होने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्रिका शंकर वीकली शुरू की, जो जल्द ही लोकप्रिय हो गई। इसमें राजनीतिक सत्ता पर तीखी टिप्पणियां और सामाजिक विषयों पर ताज़ा व्यंग्य होता था, जो आम जनता को प्रभावित करता था। ये व्यंग्य चित्र पत्रिकाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक जागरूकता का एक प्रभावशाली जरिया भी बन गई। इन्होंने पत्रकारिता के एक नए रूप को जन्म दिया, जो सच को हंसी के साथ व्यक्त करता था। कार्टून या व्यंग्य चित्र सिर्फ कल्पना नहीं होते, ये समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें समाज का दर्पण छुपा होता है। इनकी रेखाएं भले ही एक रंग की होती है, लेकिन इनमें समाज के रंगीन पहलुओं का दर्शन होता है। आज के युग में कार्टून के रूप भी बदल गए हैं। पहले जहां ये सिर्फ अखबारों और पत्रिकाओं तक सीमित थे, आज ये डिजिटल रूपों में सोशल मीडिया पर भी छा गए हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिकल मीम्स, कॉमिक स्ट्रिप्स और एनिमेटेड कार्टून्स नए तरीके से व्यंग्य को पेश कर रहे हैं। लोग इन डिजिटल कार्टून्स के माध्यम से अपने जज्बात, विरोध और मजाक सब कुछ व्यक्त कर लेते हैं,
बिना एक शब्द कहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्टून एक समय के जज्बात का चित्रकार बन गया है, जो सिर्फ मुस्कान नहीं, सोच भी दे जाता है। ये एक ऐसा जरिया है जो समाज को हंसाते हुए जगाता है। आइए छात्रों, बात करते हैं कार्टून के प्रकार की। कार्टून का असली स्वभाव व्यंग्य से भरा होता है। हिंदी में कार्टून शब्द काफ़ी प्रचलित है और लोगों का मानना यह भी है कि एक कार्टून कई हजार शब्दों के बराबर होता है। आज के समय में कार्टून को कुछ मुख्य रूपों में बांटा जा सकता है। राजनीतिक कार्टून, ये कार्टून राजनीतिक घटनाओं और नेताओं के जीवन पर टिका होता है। इनका मकसद सिर्फ हंसना नहीं होता, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करते हैं। राजनीतिक कार्टून बनाने वाले कलाकार को हर समय समाचार और घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ती है। उससे ये भी पता होना चाहिए कि किसी घटना के पीछे की पुरानी कहानी क्या थी, तभी तो वो सही दिशा में चित्र बना सकता है। नेताओं के व्यक्तित्व, बोलचाल, पुरानी गलतियों तक की जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए। कई बार वे इतिहास और पुरानी कहानियों तक की जानकारी भी उसके पास होनी चाहिए। कई बार वह इतिहास और पुरानी कहानियों से तुलना करता है ताकि एक नया संदेश मिल सके। आजकल लक्ष्मण, मारियो, शंकर, प्राण, सुधीर, रविंद्र, सुशील कोलरा, सुधीर तेलंग, नेगी जैसे कलाकार लोगों के बीच मशहूर हो गए हैं। नवभारत टाइम्स में कॉक के बनाए गए राजनीतिक कार्टून को लोग रोज इंतजार से देखते हैं। सामाजिक कार्टून, ये वाले कार्टून समाज में चल रही बुराइयों, दर्द और व्यवहार को मजाक के जरिए दिखते हैं। कार्टून बनाने वाला कलाकार अपने आसपास के जीवन से प्रेरणा लेकर सब कुछ चित्रों में उतार देता है। इस क्षेत्र में सैमुअल शिक्षार्थी, काजीलाल, रविंद्र, आबिद सुरती, रामकुमार बोरगांवकर जैसे नाम काफ़ी मशहूर है। सैमुअल के मुश्किल है, ये दिल्ली है जैसे चित्र लोगों को हंसाते भी है और जगाते भी। पत्रिकाओं जैसे माधुरी, सुधा, नूतन, सरस्वती, नोक जोक में भी सामाजिक व्यंग्य चित्र छपते हैं। राजस्थान के कुछ कार्टून बनाने वाले जैसे परज गोस्वामी, प्रभा वाजपेयी, पवन कुमावत भी अपने चित्र अन्य राज्यों तक पहुंचा रहे हैं। व्यंग्य पत्तियां, आजकल के कलाकार पत्तियों में भी कार्टून बनाते हैं। छोटी छोटी कथाएं और पत्र जो लगातार व्यंग्य करते हैं। ये पत्रिकाएं बच्चों के लिए भी काफ़ी रोमांचक होती है और बड़े लोग भी इनमें मज़ा लेते हैं। जेबी कार्टून, ये चित्र अखबार के पहले पन्ने या किनारे में छपते हैं। ये दिखने में छोटे होते हैं पर प्रभावशाली बहुत होते हैं। इनका विषय हमेशा समाज या राजनीति से जुड़ा होता है। जैसे नवभारत टाइम्स में बापूजी, हिंदुस्तान में मजाल, राजस्थान पत्रिका में भरोसा, जनसत्ता में डर घुस गया जैसे कार्टून लोग रोज पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है, अगर किसी दिन किसी दुखदाई घटना या दुर्घटना की बड़ी खबर हो तो उस दिन ये कार्टून छापना सही नहीं माना जाता। जैसे नई दिल्ली ने लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद 12 दिन तक जेबी कार्टून छापा ही नहीं। कार्टून के अलग अलग रूप समाज को हंसाते हुए सच बताने का काम करते हैं। यह कला सिर्फ मजाक नहीं, समय की तीखी तस्वीर होती है जो बिना कुछ बोले सब कुछ कह जाती है। छात्रों, आइए
अब हम बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्टून्स के महत्व की। सामाजिक और राजनीतिक कार्टून्स समाज में व्याप्त घटनाओं, परिस्थितियों तथा सत्ता व्यवस्था की विसंगतियों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रकट करने का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम रहे हैं। इनका महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता को जागरूक करने और गंभीर मुद्दों को सरल भाषा व चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करने का अनूठा कार्य भी करते हैं। कार्टून समाज का दर्पण होते हैं। राजनीतिक कार्टून तत्कालीन सरकार की नीतियों, शासन व्यवस्था की कमियों और नेताओं के आचरण का चित्रात्मक मूल्यांकन करते हैं। जहां गंभीर संपादकीय लेख साधारण पाठक के लिए भारी भरकम हो सकता है, वहीं एक छोटा सा कार्टून उसी बात को रोचक, सहज और मार्मिक ढंग से सामने रख देता है। इस प्रकार कार्टून लोकतांत्रिक समाज में जनमत निर्माण का साधन बनते हैं। सामाजिक कार्टून सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, दहेज, लैंगिक असमानता, प्रदूषण और अशिक्षा जैसी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। एक सशक्त रेखाचित्र या विनोदी व्यंग्य समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है और लोगों के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह उन मुद्दों पर जोर डालता है जिन पर सामान्य स्थिति में लोग आंखें मूंद लेते हैं। राजनीतिक कार्टून अक्सर सत्ता और विपक्ष दोनों की आलोचना करते हैं और राजनीतिक निर्णयों के पीछे छिपे स्वार्थ या उनकी असफलताओं को व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। लोकतंत्र में इन्हें चौथे स्तंभ पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इनसे न केवल राजनीतिक जागरूकता आती है, बल्कि नागरिकों में प्रश्न पूछने और चिंतन करने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया में कार्टून सबसे आसान और सशक्त माध्यम है। चित्र और हास्य ऐसे उपकरण हैं जिन्हें हर वर्ग का व्यक्ति समझ सकता है, चाहे शिक्षित हो या कम पढ़ा लिखा। एक प्रभावी कार्टून बिना लंबे भाषण या लेख के सीधे हृदय और मस्तिष्क पर अपना असर छोड़ देता है। यही कारण है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अब डिजिटल मीडिया में कार्टून की भूमिका और भी बढ़ गई है। अतः ये कहा जा सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्टून हमारे समाज में चेतना जगाने, आलोचना करने और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करने का अहम साधन है। ये न केवल सत्ता को आईना दिखाते हैं, बल्कि आम जन को भी अपनी सोच और जिम्मेदारी पर पूर्ण विचार करने को प्रेरित करते हैं। आइए छात्रों, बात करते हैं पत्रकारिता में कार्टून के महत्व की। पत्रकारिता में कार्टून का महत्व बहुत व्यापक और गहरा है। कार्टून केवल हास्य चित्र नहीं होते, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक संदेश को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रभावशाली माध्यम है। इन्हें पत्रकारिता का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये पाठकों के सामने समकालीन घटनाओं और मुद्दों का सरल, आकर्षक तथा विचारोत्तेजक चित्र प्रस्तुत करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं गंभीर खबरों, विश्लेषणों तथा लेखों से भरे रहते हैं, लेकिन पाठकों का ध्यान खींचने तथा विषय को हल्के फुल्के अंदाज में गंभीरता के साथ उभारने का काम कार्टून करते हैं। जिस स्थिति या घटना को समझाने में लंबे लेख लिखने पड़े, उसी को एक कार्टून कुछ पंक्तियों के हास्य और एक चित्र के माध्यम से अत्यंत सटीक ढंग से प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि पत्रकारिता में इसे तत्काल प्रभाव डालने वाला हथियार
माना गया है। राजनीतिक पत्रकारिता में कार्टूनों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। ये सत्ता और विपक्ष दोनों पर बराबरी से कटाक्ष करते हैं और समाज के सामने उनके वास्तविक रूप को दर्शाते हैं। जिस मुद्दे पर पाठक गंभीरता से सोचने को तैयार नहीं होता, कार्टून उसी को मजाकिया ढंग में प्रस्तुत कर उसे सोचने पर विवश कर देता है। इस तरह कार्टून लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत करते हैं और जनमानस में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। सामाजिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण, लैंगिक असमानता या शिक्षा संबंधी चुनौतियों पर कार्टून बहुत गहरी चोट करते हैं। वह पाठकों को संदेश तो देते ही हैं, साथ ही मुस्कान भी छोड़ जाते हैं। ये संयोजन पत्रकारिता को अधिक मानवीय और स्वीकार्य बनाता है। वर्तमान समय में डिजिटल पत्रकारिता के युग में भी कार्टून की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सोशल मीडिया व ऑनलाइन पोर्टल्स पर प्रकाशित कार्टून्स अधिक तेजी से व्यापक जनसमूह तक पहुंचते हैं। चित्र आधारित ये माध्यम भाषा की सीमाओं को पार कर देता है, जिससे अशिक्षित और ग्रामीण समाज भी मुद्दों को सहजता से समझ सकता है। स्पष्ट है कि पत्रकारिता में कार्टून केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, राजनीतिक आलोचना और जनमत निर्माण का सशक्त उपकरण है। वह समाचार पत्र की आत्मा बनकर सत्य का आईना दिखाते हैं और समाज को विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। छात्रों, अब हम प्रमुख कार्टूनिस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे लोगों के बीच व्यंग्य चित्रों की चाहत बढ़ने लगी, वैसे ही हर अखबार के मुख्य पन्नों पर कार्टून्स की जगह बनती गई। आजकल जितने भी नए हिंदी अखबार निकल रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य का अखबार हो, उनमें कार्टून की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कार्टून में शब्दों के द्वारा नहीं, चित्र के माध्यम से विषय को प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदी में पत्रिकाओं की तरक्की हुई, तब से कार्टून का महत्व और भी ज़्यादा हो गया। कई पत्रिकाओं का तो उद्देश्य ही व्यंग्य चित्रकला को आगे ले जाना है। आज हर अखबार वाला ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है कि कार्टून की ताकत क्या है। इस वजह से कई बार दूसरी खबरों से भी ज़्यादा कार्टून को जगह दी जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में बड़े व्यंग्य चित्रकारों ने इस कला को नया रूप दिया। उनमें से कई नाम तो इतने मशहूर हुए कि उनके बिना कार्टून की दुनिया अधूरी लगती है। इनमें शामिल है मारियो, लक्ष्मण, शंकर, प्राण, नेगी, मनोरंजन, काजीलाल, सुधीर, शिक्षार्थी, रंगनाथ, रविंद्र, अहमदड, सैमुअल कैसेकुट्टी, लक्ष्मण, अबू अब्राहम, एपे उन्नी, अबिद सूरती, जोसेफ वसु, सुनील चट्टोपाध्याय, अनीस फारूकी, अरविंद, राम कुमार, सुशील कलर, दलाल, चकोर, शिशिर दे और सुधीर तेलंग जैसे कलाकार, जिनके बनाए हुए चित्र लगातार देश की अखबारों और पत्रिकाओं में छपते हैं। राजस्थान के भी कुछ खास नाम हैं, जिनमें पंकज गोस्वामी, अभय वाजपेयी और अनंत कुशवाहा जैसे कलाकार अपनी चित्रांकन कला से पहचान बना चुके हैं। इनमें से कई कार्टूनिस्ट जैसे शंकर दलाल, सुधीर, सुशील, आबिद सूरती, शिक्षार्थी, अहमद और चकोर ने अपने बनाए हुए व्यंग्य चित्राओं का संग्रह भी प्रकाशित किया है, जो समाज के साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुके हैं। आइए छात्रों, बात करते हैं
कार्टून के भविष्य की। भारत देश के आज़ाद होने के बाद हमारे देश ने महान कार्टूनिस्ट को जन्म दिया है। इन सब के कार्टून अलग अलग पत्रिकाओं और अखबारों में रोज़ाना छपते रहे हैं। राजस्थान के कार्टूनिस्ट में पंकज गोस्वामी, अभय वाजपेयी और अनंत कुशवाहा जैसे नाम भी काफ़ी माने जाते हैं। कुछ कार्टूनिस्ट जैसे शंकर, सुधीर दर, सुशील कलर, आबिद सुरती, शिक्षार्थी, अहमद चकोरे के कार्टून की कलेक्शंस भी पब्लिश होती है। आज के समाज में कार्टून अखबारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। ऐसे पत्र और मैगज़ीन ज़्यादा पसंद की जाती है जिनमें कार्टून होते हैं। कार्टून एक तरह से हमारे जीवन की अनकही आलोचना बन चुकी है। कुछ लोग इसको सिर्फ मनोरंजन का एक हल्का फुल्का फॉर्म समझते हैं, लेकिन ये सोच सही नहीं है। सुशील कलर ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कहा है, कोट, कार्टून को सिर्फ मनोरंजन का हल्का कहना इस कला के साथ नाइंसाफ़ी है। एक अच्छा कार्टून वैसे ही होता है जैसे किसी कड़वी दवाई को चीनी से ढक कर दिया गया हो ताकि मरीज को निगलने में मुश्किल ना हो, अनकोट। पंकज गोस्वामी ने हिंदी पत्रकारिता में कार्टून के भविष्य के बारे में एक लेख लिखा है, कोट, आज कार्टून का महत्व इतना बढ़ चुका है कि हर अखबार चाहे छोटा हो या बड़ा वो कार्टून को ज़रूर शामिल करता है, अनकोट। आज तो हर कोई कार्टून को लेकर विचार करता है। कार्टून सिर्फ ऊपरी तबके तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी भी इन्हें समझने की क्षमता रखता है, पसंद करता है और इन पर बातचीत भी करता है। पाठक की दिलचस्पी इंटरनेशनल लेवल तक रही है। इसी वजह से संपादक भी हर समस्या में कार्टून शामिल करने की कोशिश करते हैं। हिंदी पत्रकारिता में कार्टून की पहले से ही मांग थी और आने वाले समय में ये मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। छात्रों, अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। कार्टून एक ऐसी कला है जो पहले सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होती थी, लेकिन आज यही समाज और राजनीति का एक बहुत ही गहरा दर्पण बन चुकी है। इतिहास के अनुसार भारत में कार्टून ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद इसने एक नया रूप धारण कर लिया। यह सिर्फ हंसाने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य का एक प्रभावशाली माध्यम बन गया है। आज कार्टून पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो आम जनता के मन की बात बिना शब्दों के सामने रख देता है। कार्टून में बहुत गहराई के साथ संदेश दिया जाता है जो पाठक को देखते ही समझ जाता है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।